हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने स्व प्रेरण पढ़ रहे थे बेटा। स्व प्रेरण में अपने पढ़ा था स्व प्रेरकत्व क्या होता है। स्व प्रेरकत्व की अपने पास विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी बेटे। उसके बाद अपने क्या पढ़ा था, कुंडली का स्व प्रेरकत्व पढ़ा था। अब अपने पढ़ते हैं बच्चे परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। परिनालिका का स्व प्रेरकत्व क्या है। अपने पास बेटा एक परिनालिका है जिसकी लंबाई L है। इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है। परिनालिका का क्षेत्रफल A है। परिनालिका की लंबाई L, परिनालिका का एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है बेटा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ये अपने पास एक परिनालिका है बेटा। जब अपने इस परिनालिका में I प्रबलता की धारा प्रवाहित करते हैं बेटा, I प्रबलता की धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = अपने पास हो जाएगा बेटा μ0 Ni। जब अपने परिनालिका में I प्रबलता की धारा प्रवाहित करेंगे तो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा B = μ0 Ni। परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या आ जाएगा, φb' = अपने पास आ जाएगा बेटा BA। अगर परिनालिका में n फेरे हैं, टोटल फेरे n है, तो n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, n फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb = आ जाएगा n φb' या आ जाएगा NBA। यानी φb = आ जाएगा बेटा n B का मान है μ0 Ni × A। φb = अपने पास आ जाएगा बेटा μ0, इसको n/L लिख देंगे अपने, तो n²/L × I, क्योंकि n से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n² IA आ जाएगा बेटा। क्योंकि n = जो होता है बेटा वो कैपिटल N/L होता है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। अब स्व प्रेरकत्व की परिभाषा से, स्व प्रेरकत्व की परिभाषा क्या है बेटा। स्व प्रेरकत्व की परिभाषा अपने पास होती है बेटा L = φb/I। ये φb का मान इसमें पुट कर देंगे बेटा, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा μ0 n² A अपने पास क्या आ जाएगा L। ये अपने पास परिनालिका का क्या होता है बेटा, स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक होता है। यदि परिनालिका के भीतर हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम भर दिया जाए, जैसे किसी भी माध्यम की अपने छड़ रख दी, तो फिर अपने पास स्व प्रेरकत्व जो है Lm = हो जाएगा μ n² A/L। म्यू अपने पास होता है बेटा μ0 μr, तो Lm = अपने पास आ जाएगा बेटा μ0 μr n² A/, अपने पास L आ जाएगा बेटा। ये अपने पास क्या आ गया बच्चे, इस परिनालिका का जब इसके अंदर कोई माध्यम भर देंगे तो स्व प्रेरकत्व, अदरवाइज अपने पास हवा या निर्वात के लिए ये होता है बेटा। तो ये था अपने पास परिनालिका का स्व प्रेरकत्व। अब आता है बेटा अपने पास अन्योन्य प्रेरण क्या है। देखिए बेटा, मैंने एक सिंपल सा बताया था आपको, स्व प्रेरण होता है अपने आप से प्रेरणा लेना। स्व प्रेरण होता है बेटा क्या, अपने आप से प्रेरणा लेना। अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है बेटा, अन्योन्य मतलब अन्य से प्रेरणा लेना, तो दूसरों से जो प्रेरणा लेते हैं वो क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण। अपने आप से जो प्रेरणा ले रहे हैं वो क्या है, स्व प्रेरण। ठीक है। फिजिक्स की भाषा क्या कहती है, फिजिक्स की भाषा ये कहती है बेटा कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास स्थित दूसरे परिपथ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है।
इस प्रकार एक परिपथ में या एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन से उसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की जो घटना होती है, इसे क्या कहते हैं बेटा? अनुन्य प्रेरण कहते हैं। किससे? अपने पास बेटा ये कुंडली है, इस कुंडली को अपने क्या करते हैं बेटे? विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक दूसरी कुंडली है बेटा, इस कुंडली को अपने क्या करते हैं बेटा? धारामापी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस कुंडली को क्या कर दिया? धारामापी से जोड़ दिया। जब अपने क्या करते हैं बेटा? इसमें टेपिंग की लगाते हैं तो इसमें धारा का मान 0 से I0 तक बढ़ता है, 0 से I0 तक, जिससे क्या होता है? इसके पास स्थित कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस कुंडली में क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो धारामापी में क्या होता है? विक्षेप होता है। इस तरह से एक कुंडली में धारा में परिवर्तन से इसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की जो घटना है, इसे क्या कहते हैं बेटा? अनुन्य प्रेरण कहते हैं। अब देखिए बेटा, जिस कुंडली को अपने स्रोत से जोड़ देते हैं उस कुंडली को बेटा प्राथमिक कुंडली कहते हैं। उस कुंडली को क्या नाम दिया जाता है? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली को अपने धारामापी से जोड़ते हैं बेटा, धारामापी से, उसको बेटा द्वितीयक कुंडली कहते हैं। द्वितीयक कुंडली कहते हैं। मतलब ये अपने पास प्राइमरी कॉइल है बेटा, ये अपने पास सेकेंडरी कॉइल है। जब अपने प्राइमरी कॉइल में धारा में परिवर्तन करते हैं तो इस धारा में परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की जो घटना होती है बेटा, उस घटना को अपने क्या क्या कहते हैं? अनुन्य प्रेरण कहते हैं। अब अपने को ज्ञात करना है बेटा अनुन्य प्रेरण गुणांक। अनुन्य प्रेरण गुणांक, अनुन्य प्रेरण गुणांक या अनुन्य प्रेरकत्व। अनुन्य प्रेरकत्व, अनुन्य प्रेरण गुणांक या अनुन्य प्रेरकत्व क्या चीज है? देखिए बेटा, दूसरी कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होता है φB2, दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के समानुपाती होता है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब φB2 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I1, या φB2 जो है वो बराबर होता है बच्चे MI1। φB2 इज इक्वल टू होता है बेटा MI1। क्लियर बेटा? M एक समानुपाती नियतांक है बेटा, जिसे क्या कहते हैं? अनुन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अनुन्य प्रेरकत्व या अनुन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मान किस बात पर निर्भर करता है? इसका मान जो है बेटे कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडली, ये दोनों कुंडलियां जो है, इन कुंडलियों के अभिविन्यास पर, मतलब इनके रखने के तरीके पर निर्भर करता है। अभिविन्यास पर निर्भर करता है, वही फेरों की संख्या पर निर्भर करता है बेटा। अभिविन्यास पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये इनके अभिविन्यास पर निर्भर करता है। अगर अभिविन्यास आगे देखेंगे अपने, अगर सही नहीं है तो चाहे कितने ही फेरे हों, चाहे कैसी उसकी आकृति हो, अपने पास क्या है? अनुन्य प्रेरकत्व का मान 0 हो जाता है। तो अभिविन्यास इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समीकरण 1 को अपने ऐसे लिख देते हैं बेटा, समीकरण 1 से M इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं बेटा φB2 अपॉन I1। तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है बेटा? अनुन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा 2। यदि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो बेटा, तो M इज इक्वल टू अपने पास φB2 आ जाएगा बेटा। अर्थात संख्यात्मक दृष्टि से अनुन्य प्रेरकत्व जो होता है बेटा, वो दूसरी कुंडली से संबद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उससे संबद्ध होता है। लेंज और फैराडे के नियम से बेटा, लेंज तथा फैराडे के नियम से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 जो है वो आ जाएगा -d φB2 अपॉन dt।
दूसरे कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा बेटा। E2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस 5V2 का मान ये रहा बेटा, तो ये अपने पास आ जाएगा d/dt ऑफ MI1, यानी E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा माइनस M dI1 बटा dt। M इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा E2 अपॉन माइनस dI1 बटा dt। तो अपने अनोन्य प्रेरकता को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के ह्रास की दर का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अनोन्य प्रेरकता कहते हैं। इसको अपने संख्यात्मक दृष्टि से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे बेटा, यदि माइनस dI1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, तब अपने पास M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, E2 आ जाएगा। तो संख्यात्मक दृष्टि से अनोन्य प्रेरकता दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के ह्रास की दर जो है वो 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो। तो ये अपने पास था क्या बेटा, अनोन्य प्रेरकता क्या होता है। अब आता है बेटा इसके मात्रक। मात्रक जो स्व प्रेरकता के थे बेटा वो सेम मात्रक इसके होते हैं। यहाँ से देख लीजिए वेबर बटा एम्पियर आएगा, वेबर बटा एम्पियर आएगा बेटा। यहाँ से देख लीजिए बेटा वोल्ट सेकंड बटा अपने पास क्या आएगा, एम्पियर आएगा बेटा। इसी तरह से जूल बटा एम्पियर स्क्वायर आएगा बेटा। इसी तरह से हेनरी आएगा। तो इसका मात्रक जो है वो हेनरी है बेटा। ठीक है, चारों मात्रक है लेकिन सबसे ज़्यादा काम में आता है हेनरी। विमा बेटे, विमा अपने पास क्या आ जाएगी, विमा M1 L2 T-2 A-2, ये इसका विमीय सूत्र है या विमा है। ठीक है, सेम वही विमा वही मात्रक किसके समान बेटा, स्व प्रेरकता के समान। अब आता है बेटा परिनालिकाओं का अनोन्य प्रेरण गुणांक। दो परिनालिकाओं का अनोन्य प्रेरण गुणांक, परिनालिकाओं का अनोन्य प्रेरण गुणांक। दो परिनालिकाओं का अनोन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। अपने पास अपने मान लेते हैं कि दो परिनालिकाएं हैं। एक परिनालिका है बेटा P1 P2, पहली परिनालिका का नाम दे दिया अपने P1 P2। इस परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 है बेटा, इसकी लंबाई L1 है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है। दूसरी जो परिनालिका है वो है बेटा S1 S2, दूसरी जो परिनालिका है वो है S1 S2। दूसरी परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है N2, इसकी लंबाई है L2, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2। ये दोनों परिनालिकाएं प्रगाढ़ युग्मन में बेटा, प्रगाढ़ युग्मन में। जब ये प्रगाढ़ युग्मन में है बेटा तो अपने मान लेंगे L1 बराबर L2 बराबर L, मतलब दोनों की लंबाई समान है, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। ये अपने मान लेते हैं बेटा। अब अपने क्या करते हैं बेटा, P1 P2 में I1 धारा प्रवाहित करते हैं। जब अपने इस P1 P2 में I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा बेटा B1 इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 N1 I1। इसके प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा बेटा B1 इंटू A। क्योंकि दोनों परिनालिकाएं प्रगाढ़ युग्मन में है तो प्राप्त इस P1 P2 के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है वो S1 S2 के भी प्रत्येक फेरे से संबद्ध होगा। तो S1 S2 के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5V2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा B1A। अगर इसमें कुल फेरे N2 है तो N2 फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा 5V2 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा N2 B1A, N2
B1 A आ जाएगा बेटा। अब बेटा B1 का मान रख देंगे अपने, ये अपने 5B2 डैश नाम दे देंगे। B1 का ये मान रखते हैं बेटा, तो 5B2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा N2 B1 अपने पास है बेटा μ0, इसको लिख देते हैं N1/L इंटू I1 इंटू A। अब है अनुन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से M इज इक्वल टू था बेटा 5B2 अपॉन अपने पास था I1, इसमें 5B2 का मान रख देंगे बेटा, तो M इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा μ0 N1 N2 A अपॉन L, क्योंकि I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू आ गया बेटा μ0 N1 N2 A अपॉन L। ये अनुन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला आ गया बेटा दो परिनालिकाओं के, मतलब दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है बेटा, उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उनकी लंबाई पर निर्भर करता है। अब आता है बेटा कि अगर इसके बीच में कोई माध्यम हो तो तब अपने पास क्या आ जाएगा बेटा M इज इक्वल टू आ जाएगा फिर म्यू N1 N2 A अपॉन L, या M इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा μ0 μr N1 N2 A अपॉन क्या आ जाएगा L आ जाएगा। ये माध्यम के लिए हो जाएगा बेटा, ये किसके लिए है, माध्यम के लिए। हवा या निर्वात है तो ये आ जाएगा। अब आता है बेटा अपने पास युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक क्या चीज़ है, देखिए बेटा अपने पास दो परिनालिकाएं हैं, ठीक है, परिनालिकाओं का स्व प्रेरकत्व अपने पढ़ा था, अपने ज्ञात करना बेटा युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक किसे कहते हैं, परिनालिकाओं का स्व प्रेरकत्व पढ़ा था बेटा, परिनालिकाओं का स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला भी अपने ड्राइव किया था बेटा इस वीडियो के शुरू में। तो पहली परिनालिका के लिए L1 इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 N1 स्क्वायर A अपॉन अपने पास L। दूसरी परिनालिका के लिए आ जाएगा बेटा L2 इज इक्वल टू μ0 N2 स्क्वायर A अपॉन L। और इन दोनों परिनालिकाओं का अनुन्य प्रेरण गुणांक ये बेटा, देखिए ये अपने पास क्या है, अनुन्य प्रेरण गुणांक। इसको मैं बेटा एक बार 1 नंबर समीकरण, इसको 2 नंबर और इसको एक बार 3 नंबर दे देते हैं। समीकरण 3 का वर्ग कर देते हैं बेटा, समीकरण 3 का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तब क्या आ जाएगा बेटा, इसका वर्ग करेंगे अपने पास आ जाएगा M स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे μ0 N1 स्क्वायर A अपॉन L इंटू μ0 N2 स्क्वायर A अपॉन L। ये वर्ग करके मैंने इस तरह से लिख दिया इसको। अब समीकरण 1 और 2 से इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। 1 और 2 से मान रखेंगे तो M स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा L1 L2, M इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अंडर रूट L1 L2। ये संबंध आ गया बेटा किसमें, अनुन्य प्रेरकत्व और स्व प्रेरकत्व में। लेकिन ये संबंध सिर्फ प्रगाढ़ युग्मन के लिए होता है बेटा, सामान्यतः ये संबंध लागू नहीं होता है। तो सामान्यतः क्या संबंध लागू होता है, सामान्य स्थिति में सामान्यतः जो अपने पास इसका संबंध लागू होता है वो होता है M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। K एक नियतांक है बेटा जिसे युग्मन गुणांक कहते हैं, K युग्मन गुणांक कहलाता है, यानी K इज इक्वल टू अपने पास आ गया M बटा अंडर रूट L1 L2, इसको बोलते हैं बेटा युग्मन गुणांक। इसका मान जो है K का मान 0 से 1 तक होता है, K का मान जो है बेटा 0 से 1 तक होता है, लेकिन न तो कभी इसका मान 0 होता है बेटा और न ही 1 होता है। K का जो मान होता है बेटा वो ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। K की वैल्यू एक्चुअल में ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, लेकिन अपने यूँ बोल सकते हैं कि K का मान जो है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। अब देखिए बेटा इस समीकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। पहली चीज देखिए, यदि L1 बराबर L2 बराबर 0 हो, मतलब दोनों कुंडलियों का यानी दोनों परिनालिकाओं का स्व प्रेरकत्व 0 हो, तो M 0 होगा, M 0 होगा, यानी बिना स्व प्रेरण के अनुन्य प्रेरण नहीं हो सकता।
बिना स्वयं प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण संभव नहीं है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है बेटा कि M0 हो तो यह जरूरी नहीं है कि L1 बराबर L2 बराबर 0 होगा। क्यों बेटा? क्योंकि K 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? K का मान 0 हो सकता है। K का मान 0 होने से भी क्या हो सकता है? M0 हो सकता है। सिंपल सा ये बेटा, बिना स्वयं प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण संभव नहीं है, परंतु बिना अन्योन्य प्रेरण के स्वयं प्रेरण हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि L1 बराबर L2 बराबर क्या होगा? 0, M0 होने पर, क्योंकि K 0 हो सकता है। मैंने कहा था ना अभिविन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अपने 2-3 अभिविन्यास देखते हैं जिनके लिए K की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक कुंडली अपने पास ये बेटा और दूसरी कुंडली अपने पास ये ऐसे रखी हुई है। तो इनके लिए K का मान 0 होता है, मतलब युग्मन नहीं है। यहाँ कोई युग्मन नहीं होगा, कितने ही फेरे हैं कुछ भी है, युग्मन नहीं होता है। एक कुंडली अपने पास ऐसे है बेटा और दूसरी कुंडली अपने पास ये है। इसके लिए K जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है। इसे सामान्य युग्मन कहते हैं बेटा। और एक कुंडली अपने पास ये है, दूसरी कुंडली अपने पास ये है। इनके लिए K = 1 होता है। इसे प्रगाढ़ युग्मन कहते हैं। ये क्या है बेटा? प्रगाढ़ युग्मन। यहाँ युग्मन नहीं है, युग्मन नहीं है। ये सामान्य युग्मन है बेटा, सामान्य युग्मन है। तो अपने पास ये 3 स्थितियां हो सकती है। ये अभिविन्यास की बात थी बेटा। मैंने कहा था ना अभिविन्यास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ये अच्छी तरह से करना है बेटा, पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना बेटा। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरह से बेटा इसका एक एक टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना है। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही हो, जहाँ भी कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। आपको हर एक जो समस्या है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन वीडियो पूरे देखने बेटा, और वीडियो को बेटे शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बेटे।